नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलरामपुर के जिला मुख्यालय के चांदो चौक स्थित शहीद पार्क में सरकार गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा 13 और 14 दिसंबर 2024 को 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन में लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 1 वर्ष में हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी आमजनों तक पहुंचने और लोक शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित हों, और इसी उद्देश्य से छायाचित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 साल में हुए उल्लेखनीय कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में आम नागरिकों के जीवन में आ रहे बदलाव को छायाचित्र के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। उधर एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले कोयलांचल नगरी चिरमिरी के गोदरीपारा शनि मंदिर के सामने एक मकान में करीब 60 टन कोयला अवैध रूप से भंडारण किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कोयले को जब्त किया है और जब्त किए गए कोयले की अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कोयला को जो कारोबारी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। वहीं राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। जब्त किए गए कोयला पर छत्तीसगढ़ खनिज यानी खनन, परिवहन और भंडारण नियम 2009 और खान एवं खनिज यानी कि विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में गुदरीपारा में अवैध तरीके से कोयला को भंडारण करके रखा जा रहा है, तो जिसके परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग, खनिज विभाग के द्वारा जांच किया गया और जांच में ये पाया गया है कि लगभग 7 टन कोयला जो है अवैध तरीके से भंडारण करके रखा गया है यहाँ पे, जिस पे जब्ती का कार्यवाही किया जा रहा है। कोयले की कीमत अभी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये अनुमानित है। इसके बारे में जानकारी खोजा जा रहा है ना। कब से धंधा किया जा रहा है इनके तक गोरख धंधा? ये तो नहीं बता सकते। ये मकान किसका है जिस जगह पे ये कोयला रखा गया है, इसके बारे में? कमला नाम के किसी व्यक्ति द्वारा बताया गया है। कमला। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गोदरीपारा में शिव मंदिर, शनि मंदिर के पास कुछ अवैध कोयला रखा हुआ है, तो माइनिंग की टीम और रेवेन्यू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज निरीक्षण किया हमने। तो जिस परिसर में हम खड़े हैं लगभग 1000 से अधिक बोरा अवैध कोयला प्राप्त हुआ है, और हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रदीप ठाकुर नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा यह कोयला रखा हुआ है। कार्रवाई चल रही है, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमको कोयला और गाड़ी मिली है अवैध परिवहन करने के लिए पर्पज से रखी हुई है, और अवैध परिवहन किया भी गया है इसको। तो हमने वाहन को और कोयले को दोनों को जब्त करा है और इसे ले जाया जा रहा है। कोयले की कुल कीमत कितनी आकी गई है? लगभग 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक की कीमत हो सकती है इसकी, क्योंकि अभी तक हमने पूरा काउंट भी नहीं करा है, तो काउंटिंग के बाद ही पूरा मूल्य इसका हम आकलन कर पाएंगे। उधर बीएड डिग्री धारियों को सहायक शिक्षक पद के लिए अयोग्य ठहराने के न्यायालय के हालिया निर्णय ने प्रदेश के लगभग 3000 शिक्षकों की नौकरियों को संकट में डाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट बिलासपुर ने 2 अप्रैल 2024 को डीएलडी धारी अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय सुनाया था, और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश का संदर्भ देते हुए सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड योग्यताधारी का चयन निरस्त कर सरकार को 6 सप्ताह के अंदर पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा था। वहीं जब पंखांजूर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दौरा किया, उसी समय सभा स्थल के बाहर स्कूली शिक्षकों ने हाथ में पर्चे लेकर प्रदर्शन किया।
जाने के लिए तुरंत से तुरंत कुछ कड़ा कदम उठाए और हमें मुख्यमंत्री के जवाब का पूरा इंतजार रहेगा। नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? हमारा नेक्स्ट कदम हम शांतिपूर्ण तरीके से ही हम मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि क्या हमारी नौकरी बच सकती है, क्यों नहीं बच सकती हमारी नौकरी, हमारा कसूर क्या है, हमने क्या गलती किया है। हमने मेरिट लिस्ट में नाम ला के हमने अपनी मेहनत से ये पद पाया हुआ है। 1.5 साल की नौकरी के बाद अगर किसी को ऐसे रोड पे ला दिया जाएगा, हमारे पीछे 3,000 लोग नहीं 60-50,000 परिवार के लोग हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे। हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ना अपने घर में जवाब दे पा रहे हैं। अगर हम अपने माँ बाप की नौकरी, हम अपने माँ बाप को पाल पोस रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे। जी सर, हमारी मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि हमारी नौकरी सुरक्षित करेगा, कोई न कोई उपाय होगा जिससे हमारी नौकरी सुरक्षित करेगी, यही प्रार्थना करेंगे हम। बस्तर संभाग के अलग अलग इलाके में जो कि एकदम जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में हम छोटे बच्चों को लेकर के पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं सर। और आज हमारी आजीविका और हमारा जो है सामाजिक स्तर खतरे में आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी मुख्यमंत्री जी बचाए। क्या कारण है आज आप यहाँ पर आए हुए हैं सभी? जी सर, किसान सरकार ने यहाँ आ रहे हैं जब से, तो हम सभी जितने भी बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं सभी साथ सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है उनको सुरक्षित करे सरकार ऐसे करके। और अभी 1.5 सालों से सर केस चल रहा था, बीएड का विवाद जो चल रहा था उसमें बीएड की जीत हुई है। हम भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीएम कहा हमने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किए, मेरिट में आए, उसके बाद सर 1.5 साल नौकरी करने के बाद हमको निकाला जा रहा है। उधर एमसीबी जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में बना कोरिया नीर बंद होने की कगार पर है और बता दें कि लोगों को जो है सस्ते दरों में स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और कोरिया नीर की हालत ऐसी हो गई है कि कहीं ऑटो स्टैंड तो कहीं ईंटा का मलबा रखा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में 7 कोरिया नीर की शुरुआत की गई थी, जिसमें से 4 बंद हैं और वहीं एक अब तक शुरू नहीं हो पाया है। दूषित जल से होने वाले बीमारियों को रोकने के लिए और आम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी सस्ते दरों में मिले, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, सेंट्रल हॉस्पिटल गेट पे जो कोरिया नीर स्थापना हुआ है उसको मेरे द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास करके उसको वहां पर स्थापित किया गया है। उस पे मैंने पीएचई विभाग से अनुरोध करके उस कोरिया नीर को यहाँ पर स्थापित करवाया था। उसके लिए मुझे लाइट कनेक्शन के लिए एसीसीएल ने मदद किया, पानी सप्लाई के लिए नगर पालिका ने मदद किया। लेकिन आज वो पूर्ण होने के बाद भी आज लगभग 5 साल हो रहे हैं, वो कोरिया नीर अभी तक यहाँ के पब्लिक को हैंडओवर नहीं हो पाया है। और मेरे द्वारा जब समय समय पर पीएचई विभाग से बात किया जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपकी नगर पालिका जो है वो उसको हैंडओवर नहीं दे रही है। और जब हम नगर पालिका में बात करते हैं तो नगर पालिका वाले बोलते हैं कि हम उसको चलाने की स्थिति में नहीं है। नगर पालिका के सभी कोरिया नीर जो बंद पड़े हुए हैं, हमने इस परिषद में भी बात उठाया है और 15 से 20 दिन से मैडम ने बोला कि जल्द बन जाएगा। उसमें कुछ टेक्निकल कुछ सामान है जो अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बन जाए। देखिए, वार्ड नंबर 5 का जो कोरिया नीर है बहुत दिन से खराब पड़ा है, ये बात सही है और हम लोगों ने कई बार बोला था, लेकिन अब जो है सरकार बदल गई है और इस बार श्याम बिहारी जी को भी नॉलेज में हमने दिया है और उन्होंने भी निर्देश दिया है और नगर पालिका के क्षेत्र में जितने भी बंद पड़े हैं सभी बन जाएंगे। और जो 5 नंबर का कोरिया नीर है, मेरा आपके माध्यम से ये भी सुझाव है कि जिस वार्ड में कोरिया नीर है उस पार्षद को भी जागरूकता से उसको काम को उठाना चाहिए और जल्द बनवाना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हटते ही उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। उत्तर की ओर से आ रही शुष्क हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में बुधवार का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का तापमान 4 डिग्री और बलरामपुर जिले का तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने
सरगुजा जिले में संचालित शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। आपको बता दें कि सुबह पहली पाली में लगने वाली कक्षाएं 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शनिवार की दोपहर 12 बजे से लेकर जो है शाम 4 बजे तक जो है समय निर्धारित किया गया है। वहीं द्वितीय पाली में लगने वाली कक्षाएं 12:15 से शाम 4:15 तक और शनिवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। लोग सुबह और शाम कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार उत्तर से और पश्चिमोत्तरी हवाएं अपने उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं और इसके चलते लगातार तापमान में अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। तापमान इस अंचल का लगभग सभी जगह 7 डिग्री सेल्सियस से कम ही दर्ज हो रहा है। कल अंबिकापुर नगर का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस था और वहीं पठारी इलाकों में जो दूर दराज के जंगल वाले इलाके हैं वहां भी तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है और अभी आने वाले 1-2 दिन में तापमान में इस तरह की ही कमी हमको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी कोई विक्षोभ यहां सक्रिय नहीं है। एक पश्चिमी विक्षोभ है जो सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सड़क सरकार बनने पर हुए 1 साल पूरे हो चुका है और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर स्थित गौशाला में गौमाता की सेवा कर प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना की और सोशल मीडिया पर जो है मुख्यमंत्री ने तस्वीरें भी साझा की हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते साल जो है 13 दिसंबर को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और प्रदेश के बागडोर अपने हाथ में ली थी। इस 1 साल में मोहन यादव ने बतौर मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस दौरान उन्होंने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ऐसे अधिकारी जो भाजपा के नाम की माला जपते हैं उनके लिए कांग्रेस को अभियान चलाकर तेल की शीशी देनी चाहिए। ये जनता का काम तो कर नहीं रहे, इसीलिए भाजपा के नेताओं को जाकर तेल लगाएं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि गुलामी कर रहे हैं, उन्हें भाजपा का एजेंट न बनकर जनता का सेवक बनना चाहिए। प्रदेश की सरकार के आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है, वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे, तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उधर कांग्रेस ने जिला कार्यालय पर बीते गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें बताया गया कि 16 दिसंबर को कांग्रेस भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो है मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर शामिल हुए। उनके साथ जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता साथ रहे। मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में काम हो रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, खाद और बिजली के लिए किसान परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई की मार से गरीब वर्ग परेशान है। इन्हीं समस्याओं को लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नेतृत्व में जो है कांग्रेस 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा घेराव करेगी। इस घेराव में पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और जनता किसान जुटेंगे। ऐसा हो कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन से विधायक ने
रेत के उत्खनन का ठेका लिया था। केपी ने पत्थर का लिया, रेत का लिया, सब तो काम किया है। रेत का एक बताओ कि ये यहाँ पे नाम ही बता रहा हूँ, मतलब केपी सिंह की ऐसे विधायक कि जिनने सब काम तो उन्होंने किया। देखो ऐसा है, मेरा ये निवेदन है कि हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वातावरण अभी बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से कौन अपराध कर रहा है, कौन अवैध उत्खनन कर रहा है, कौन यहाँ गरीबों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। उधर कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को सैकड़ों पथ पर विक्रेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने जो है मांग की कि सरकार पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के साथ साथ ही उनके लिए सुगम और सुरक्षित व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करे। सौरभ शर्मा ने कहा कि पथ विक्रेता समाज का अहम हिस्सा है जो अपने श्रम से शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में इन विक्रेताओं को पुनः वृत्त कर और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। देखिए, जिन छोटे व्यापारियों को अतिक्रमणकारी कह के हटाया जा रहा है, पथ विक्रेता अधिनियम 2014 उनको पथ विक्रेता कहता है। पथ विक्रेता अधिनियम साफ तौर पे कहता है कि जहां कहीं भी हमारा पथ विक्रेता साथी अपना व्यापार कर रहा है, नगर निगम को चाहिए नगर विक्रय समिति बनाते हुए उनका सर्वेक्षण करे और सर्वेक्षण करने के बाद उनको आईडी कार्ड दे। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। पथ विक्रेताओं के हक में ये प्रदर्शन देखने को मिला है और कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव यहां पर देखने को मिला है। पथ विक्रेताओं के हक में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। तो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया और साथ ही पथ विक्रेताओं के हक के लिए कलेक्टर घेराव भी किया गया। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए यहां पर साफ तौर पर पथ विक्रेताओं के हक की बात और मांग दोनों यहां पर उनकी तरफ से की गई हैं। साफ तौर पर पथ विक्रेताओं के हक के लिए जो लड़ाई है वो कांग्रेस सड़कों पर कलेक्टर कार्यालय के घेराव कर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। उधर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विष्णु की पाती नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा के साथ मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य की मौजूदगी रही। हम लोग नई शिक्षा नीति में दे रहे हैं कि उसमें रोजगार की भी शिक्षा दी जा रही है और उसी तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर में जिस तरह का नालंदा परिसर है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण भी कर रहे हैं। सीजीपीएससी का जो स्कीम था आप सबको मालूम है और उसकी दोषियों को भी सजा दिलाने का वादा था और सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषी लोग हैं वो दंडित होना शुरू किए आप सबको मालूम है। और अभी जो पीएससी का रिजल्ट निकला है उससे हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टॉप 10 के 10 बच्चे थे, अभिभावक सहित हमको धन्यवाद देने मुख्यमंत्री निवास आए हुए थे। उधर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के शासनकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। अब प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस 1 साल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस की तरफ से मौन प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार का 1 साल का शासनकाल पूरी तरह से जो है बदहाल रहा है। पिछले 1 साल में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और किसानों की भी स्थिति बदहाल होती जा रही है।
शासन का 1 साल पूरा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ इस कुशासन की जद में है। चाहे आपराधिक मामले हों, अपराध के मामले में तो छत्तीसगढ़ पूरे ऐसा लगता है कि देश में नंबर 1 पर है। हत्या, रेप, बलात्कार, लूट, रोज की ये घटनाएं हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश में उद्योग बंद हुए, लोहा उद्योग बंद करने की बात हो या अब राइस मिल बंद हो गई है। जिस राइस मिल के बंद होने से किसानों में अब हाहाकार मचेगा, धान जो है अरबों रुपए का धान खराब होने की संभावना है। तो इस तरह हर क्षेत्र में ये फेलवर सरकार है। इस सरकार के फेलवर को ही बताने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि किस तरह का कुशासन इस 1 साल में फैला है। ये कुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 1 वर्ष हो चुके हैं और पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कुशासन देखा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बर्बादी 1 साल में हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज शहर कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना, मौन धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कटआउट के माध्यम से, फ्लैश के माध्यम से छत्तीसगढ़। उधर रायपुर से एसएसपी संतोष सिंह का ट्रांसफर हो गया है, जिसके कुछ घंटों बाद ही जिले के नए एसपी डॉक्टर लाल उमेद ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया है और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और एसपी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। और इस दौरान रायपुर के पूर्व एसएसपी संतोष सिंह ने डॉक्टर लाल उमेद सिंह का स्वागत किया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया। और बता दें कि एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का रायपुर में पहले से नाता है। ये जो है यहाँ पहले 2 बार एएसपी के तौर पर अपनी पुलिस सेवा भी दे चुके हैं, जिसके लिए जिले के नए कप्तान ने अपनी पहली प्राथमिकता रायपुर में बढ़ते अपराध और नशे पर रोक लगाने की बताई। आइए जानते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। उनका आदेश और बाद में आज मेरे द्वारा एसएसपी रायपुर का पदभार ग्रहण किया गया है। यहाँ पूर्व में मेरे द्वारा लगभग 5.5 साल तक सेवाएं दी गई है। तो लगभग रायपुर का पूरा इलाका या फिर लोग की जानकारी है यहाँ पर। ये जरूर है कि पिछले 10 साल में क्राइम का पैटर्न यहाँ चेंज हुआ है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर सभी बीएड सहायक शिक्षक विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के शासकीय आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनकी रमन सिंह से भेंट नहीं हो सकी। वे इसके बाद भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उन्हें बेरोजगार होने से बचाएगी। दरअसल 1 साल पहले प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके उनका भविष्य खतरे में आ गया है और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि इन सहायक शिक्षकों ने भर्ती और नियम के बारे में क्या कुछ बताया। सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और जिसको जनादेश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और जनादेश में जो 3000 बीएड सहायक शिक्षक है, उनका एक ही जो जनादेश है, संदेश है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी मंत्री के पास हम जब जाते हैं तो कांग्रेस का आरोप लगा करके पल्ला झाड़ लेती है और किसी भी मंत्री से मुलाकात करेंगे तो ये कांग्रेस की गलती है, ऐसा करके अपने जो है पाले से गेंद को दूसरे पाले में फेंक देती है। मैं पूछना चाहूंगा कि केंद्र में मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, वो एनसीटी चला रहे हैं कि चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। चिट फंड कंपनी जो रहता है ऐसे झूठे वादे करती है जनता से और पैसे लूट करके भाग जाती है। ये जो 3000 बीएड सहायक शिक्षक हैं और पूरे देश भर में जो बीएड के उपाधि धारक है, उनके साथ जो एनसीटी ने अन्याय किया है। और लोकतंत्र में हमारी मांग यही है कि हम जिस नियमावली और जिस राजपत्र पर विश्वास करके इस भर्ती में आए हैं, हमारा विश्वास उस राजपत्र, उस संवैधानिक जो राजपत्र है और उस संविधान पर हमारा विश्वास बना रहे। हमारा विश्वास न्यायालय, शासन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से बना रहे। ऐसा कुछ भी कदम हमारे खिलाफ न उठाया जाए कि हमारा विश्वास इससे उठे। अगर ये विश्वास उठेगा तो जिसका विश्वास, क्योंकि बोलते हैं कि संविधान के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारा जो शासन है, विधायिका और आपका जो मीडिया। अगर हमारा विश्वास मुख्य जो 3 बिंदुओं से उठ जाएगा तो आप खुद सोचिए कि एक युवा कहाँ जाएगा, किस दिशा की ओर भटकेगा। उसके बाद हमारे लिए तो हम तो ये हो गए ना कि हमारे लिए देश बेगाना टाइप का लगेगा कि हमारे लिए तो हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। हमारी सिर्फ गलती इतनी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ राजपत्र पे विश्वास किया, सिर्फ और सिर्फ राजपत्र पे।
हमें कोई भी जानकारी नहीं थी कि कौन सा कोर्ट केस चल। कांकेर में सेवा सुरक्षा के लिए शिक्षकों ने रैली निकाली है। बता दें कि 2897 सहायक शिक्षक, जिसमें से 200 से 300 शिक्षकों को जो कि कांकेर जिले में पदस्थ हैं, उन्होंने विष्णुदेव व्यवसाय सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए रैली निकाली, क्योंकि उनकी सेवाएं न्यायालयीन और प्रकरण के चलते जो है समाप्त हो रही हैं। आपको बता दें कि उनकी मांग है कि उनके भविष्य के साथ में सरकार खिलवाड़ न करते हुए सरकार समायोजित कर उनकी नौकरी को सुरक्षा प्रदान करे। आज हम लोग कांकेर जिला में आज एक रैली का आयोजन किए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि हम लोग सरकार से शुरू से मतलब करीब 1.5 साल से मिलते जुलते आ रहे हैं, अनुनय विनय करते आ रहे हैं, और आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि 10 तारीख का निर्णय आया है, 10 तारीख का पिछला हाई कोर्ट का। उसमें ये कहा गया कि संस्था में रख के 2-3 साल के लिए कहीं प्रतिनियुक्ति करके या फिर हमारा समायोजन कर सकते हैं। हमें साइंस लैब असिस्टेंट के पद पे या फिर हॉस्टल वार्डन के पद पे हमें मतलब क्या बोलते हैं समय शासन की जवाबदेही है कि 3000 जो उनके नागरिक हैं, है ना, उनके पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें विधि का समान संरक्षण मिले। और हम यही चाहते हैं, हम सभी जितने अभी सहायक शिक्षक यहाँ इकट्ठे हुए, सिर्फ एक ही मांग है सर कि जो बीच का रास्ता है वो हमें बताए और हमारी सेवा को सुरक्षित करे। हम किसी प्रकार के वाद विवाद या किसी प्रकार के बहकावे में आके ये रैली नहीं निकाल रहे हैं। हम अपने अधिकारों के तहत हमारी आजीविका के लिए चिंतित है, इसलिए रैली को ध्यान आकर्षण के लिए निकाला गया है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। गौरेला पेंड्रा से बड़ी खबर है, जहां पर कन्हैया निर्मलकर निलंबित हुए हैं। 6 लाख से अधिक के गबन मामले में यह कार्रवाई उन पर देखने को मिली है। गौरेला पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर पालिका के पूर्व सीएमओ हैं कन्हैया निर्मलकर, डीएमएफ फंड के कार्य में गबन का आरोप है और अवर सचिव नगरीय प्रशासन ने आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गौरेला पेंड्रा से, जो कन्हैया निर्मलकर निलंबित हुए हैं। 6 लाख से अधिक के गबन मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। नगर पालिका के एक पूर्व सीएमओ हैं कन्हैया निर्मलकर पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।